हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल आदर्श एजुकेशनल टॉनिक में, जहां पर आपको हम अपनी क्लास 12th से रिलेटेड आज का अपना जो वीडियो लेक्चर आपके सामने देने जा रहे हैं वो है हमारा क्लास 12th का केमिस्ट्री, जहां पर पोर्शन हमारा पहला चल रहा था सॉल्यूशन। और आज की जो हमारी टॉपिक होगी इस वीडियो लेक्चर से रिलेटेड वो होगी कम्प्लीटली हमारी बेस्ड किसके ऊपर, हेनरी के नियम के ऊपर। हमने हेनरी के नियम के बारे में सारी चीज़ें देख ली थी। इनका नियम डिराइव्ड कहाँ से हुआ था, तो आपको याद होगा कि इनके नियम का जो डेरिवेशन स्टार्ट हुआ था वो सबसे पहले स्टार्ट हुआ था हमारा कहाँ से, कि जब किसी लिक्विड में किसी गैस को डिसॉल्व किया जाता है। जैसे किसी लिक्विड में अगर किसी गैस को हम मिलाएंगे, मिक्सअप करेंगे, तो वहाँ पर उस गैस का कोई ना कोई पार्शियल प्रेशर होगा। जैसे आपको हम बताना चाह रहे हैं क्या, कि कोई भी गैस, मानते हैं कि हमारे पास कोई कंटेनर है और उस कंटेनर में वाटर भरा हुआ है या कोई भी चीज़ आपकी लिक्विड भरी हुई है, और इस लिक्विड पर जब हम किसी गैस को डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे, फॉर एग्जांपल कोई गैस हमने यहाँ डिसॉल्व की, तो डिसॉल्व करते टाइम इस पर जब हम गैस को डालेंगे तो वो गैस कुछ ना कुछ प्रेशर इस लिक्विड पर क्या करेगी बेटा, अप्लाई करेगी। और जो प्रेशर इस लिक्विड पे अप्लाई करेगी उसे हम लोग कहेंगे क्या, पार्शियल प्रेशर। उसे क्या कहेंगे हम लोग, पार्शियल प्रेशर, जिसको हिंदी में कहा जाता है आंशिक दाब। क्या कहा जाता है बच्चा, आंशिक दाब। तो जब वो गैस कोई ना कोई आंशिक दाब लगाएगी तो हमने कहा था कि जो लिक्विड होगा आपका, इस पर जो आपका पार्शियल प्रेशर लगेगा किसी भी गैस का, और जैसे जैसे प्रेशर को हम इंक्रीज करते जाएंगे, क्या, जैसे जैसे हम लोग प्रेशर को इंक्रीज करते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि प्रेशर जब आप इंक्रीज करोगे तो उतना ही ज़्यादा वैल्यू के साथ इस वाटर में ये गैस क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी या मिल जाएगी। ठीक, तो प्रेशर को अप्लाई करने के साथ में हमने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है कि जिस समय प्रेशर हम अप्लाई करेंगे उतना ही ज़्यादा गैस इसमें डिसॉल्व होगी, हमारे किसमें, इस लिक्विड में। तो यहाँ पर कहा गया था कि कोई ना कोई एक हमारा सांद्रता का पद ऐसा होना चाहिए कि कितनी गैस किस मात्रा में यहाँ पर इस लिक्विड में घुली है उसकी जानकारी हमको दे सके। तो इस तरह का हमने सांद्रता का पद जो पढ़ रखा था वो हमारा क्या था बेटा, वो था हमारा मोल अंश। क्या था हमारा वो, मोल अंश, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, मोल फ्रैक्शन। तो इस मोल फ्रैक्शन को जब हम लोग यहाँ पर डिनोट करेंगे तो क्या कैसे करेंगे इसको, कि ये मोल फ्रैक्शन हमारा जब हम लोग डिनोट करते थे तो हम मानते थे कि इसकी जो वैल्यू थी उसको हम लोगों ने क्या माना था, x। तो इसी मोल फ्रैक्शन का यूज़ हम कहाँ करेंगे, हमारे इस लिक्विड पे जो गैस अप्लाई की जा रही है उसके ऊपर। तो यहाँ से हमारा जो आया था वैल्यू अगर देखा जाए तो कोई भी प्रेशर जो होगा अप्लाई किया गया, या कह सकते हो जो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन हमारा किसके था, मोल फ्रैक्शन के, मतलब मोल अंश के। जहाँ से हमने प्रोपोर्शनल का जब साइन हटाया था तो आया था इक्वल का साइन, और यहाँ पर एक कांस्टेंट आया था हमारा KH और साथ में हमारा मोल फ्रैक्शन, जहाँ हमने इस KH को कहा था हेनरी नियतांक। क्या कहा था हमने, हेनरी कांस्टेंट, या आप कह सकते हो इसको हेनरी नियतांक। ठीक, अब जो भी क्वेश्चंस आपको दिया जाएगा वहाँ पर कुछ ना कुछ आपको हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू हर एक गैस के लिए अलग अलग दी गई होगी क्वेश्चन में। अब आपको वहाँ पर मोल फ्रैक्शन और प्लस प्रेशर पूछेगा, तो जो चीज़ें आपसे पूछेगा वही आपको वहाँ पर सॉल्व करनी रहेंगी। अब यहाँ पर हमने आपको एक ग्राफ बताया था, थोड़ी सी जो रिवीजन है आपका वो थोड़ा सा हम कंप्लीट करवा दे रहे हैं अभी। जो हमने आपका एक ग्राफ बनाया था तो हमने कहा था कि जो ग्राफ हमारा बनेगा वो हमेशा कैसा बनेगा आपका बेटा, स्ट्रेट लाइन। अब जब ये गैस हमारा जब ये ग्राफ हमारा बनेगा तो इस जगह हमेशा हम लेंगे क्या, प्रेशर को, और इस जगह हम लोग लेंगे किसको, मोल फ्रैक्शन को। अगर देखा जाए तो ये x एक्सिस है और ये हमारा क्या है बेटा, y एक्सिस। जैसे जैसे हम लोग प्रेशर को इंक्रीज करते जाएंगे साथ में हमारा मोल फ्रैक्शन भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। या आप कह सकते हो कि जैसे जैसे प्रेशर को इंक्रीज करते जाओगे उतना ही इस लिक्विड के सरफेस पर वो गैस क्या लगाएगी, अपना पार्शियल प्रेशर लगाएगी। ठीक,
तो उतने ही अच्छे से इस पूरे लिक्विड में वो गैस क्या होगी, घुलेगी आपकी। तो इतनी सारी चीज़ें आपकी हमने प्रीवियस क्लासेस में आपको बता दी थी। अब आइए देखते हैं यहाँ पर कि अगर हमको यहाँ से इस KH की वैल्यू फाइंड करनी हो, किसकी, अगर हमको यहाँ से इस KH की वैल्यू फाइंड करनी हो तो हम कैसे करेंगे। तो देखो आपको अगर इस KH की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको आप इधर कर दो, तो P/X हो जाएगा किसके, हेनरी कांस्टेंट के बराबर। क्या, P/X हो जाएगा किसके, हेनरी कांस्टेंट के बराबर। अब यहाँ पे आइए आपको आज की क्लास में हम थोड़ा सा आपको आगे ले चलते हैं। हाँ, तो इसमें जो चीज़ें हमको आगे देखनी है वो क्या है हमारी, देखिए जैसे देखियो जब कभी भी हम कोई ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, ठीक है, कभी भी किसी हम ग्राफ को जब ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर आपको पता है कि ये एक्सिस हमारा x होता है और ये एक्सिस हमारा क्या होता है, y। अब यहाँ पर आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो चीज़ ध्यान देनी होती है उसे कहा जाता है बेटा स्लोप। स्लोप का मतलब होता है कि उस ग्राफ का झुकाव कितना है, यानी वो ग्राफ बेंड कितना हो रहा है उस चीज़ को लेकर के। अब हमने आपसे कहा कि इस जगह हमने ले लिया पार्शियल प्रेशर, इस जगह हमने ले लिया मोल का फ्रैक्शन, क्या, मोल फ्रैक्शन। तो अब ग्राफ को हम ड्रा जब करेंगे तो किस तरह से करेंगे, देखो आप हर एक चीज़ को कौन कौन से एक्सिस पर ले रहे हो इसके हिसाब से आप इस ग्राफ को आसानी से बना सकते हो। कैसे, जैसे अगर स्लोप देखा जाए तो किसी भी ग्राफ का स्लोप जो होता है वो हमेशा क्या होता है बेटा, tan थीटा। और आपको पता है कि tan थीटा जो होता है ये होता है हमारा लंब बटे आधार। क्या होता है ये, लंब बटे आधार। अब देखो आप, तो यहाँ से अगर स्लोप निकाला जाए तो लंब पे हमारा क्या है, प्रेशर, डिवाइडेड बाई अगर देखा जाए तो x हमारा क्या है आपका, मोल फ्रैक्शन। तो आप क्या कह सकते हो, x क्या है, मोल फ्रैक्शन। मतलब प्रेशर हमारे लंब पे आएगा, आधार पे आएगा हमारा x मतलब मोल फ्रैक्शन। और ये दोनों वैल्यूज अगर आपको मिली तो आपको पता है कि ये दोनों वैल्यूज जो बराबर होती हैं वो हमेशा बराबर होती हैं KH के, मतलब हेनरी कांस्टेंट के। तो आप इस चीज से कह सकते हो क्या, कि जो आपका हेनरी कांस्टेंट होगा वो इज इक्वल होगा किसके, प्रेशर डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन के। अब आप एक चीज ये देखो क्या, कि अगर आप इसका वैल्यू बढ़ाओ, मतलब अगर KH की वैल्यू बढ़ाओगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। कहने का मतलब आपको साफ साफ बताएं कि अगर आप इस KH की वैल्यू को इंक्रीज करोगे तो यहाँ से B की वैल्यू तो इंक्रीज होगी बट x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, डिक्रीज करेगी। कैसे, क्योंकि ये आपके प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा बट यही आपके इस मोल फ्रैक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा। मतलब हेनरी नियतांक जो होता है वो दाब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब हेनरी नियतांक अगर बढ़ेगा तो दाब क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर हेनरी नियतांक बढ़ेगा तो आपका मोल फ्रैक्शन यानी मोल अंश क्या होगा, घटेगा। और जो मोल अंश है यही मोल अंश किसको बताता है, यही मोल अंश बताता है विलेयता के बारे में, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी। तो यही मोल फ्रैक्शन आपको किसके बारे में बताता है, विलेयता के बारे में। मतलब कोई कंटेनर ले लो आप, उस कंटेनर में आपके पास वाटर है, वहां पर किसी गैस को मिक्सअप करना है, मतलब डिसॉल्व करना है। तो जितना ज़्यादा उसका मोल फ्रैक्शन होगा उतने ही ज़्यादा अच्छे से वो गैस क्या होगी, विलेय होगी किसी भी लिक्विड में। मतलब मोल फ्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा उसकी विलेयता गैस की भी उतनी ज़्यादा होगी। जैसे मान लो हमने एक ग्लास लिया है, अब उसमें हमको कोई लिक्विड में थोड़ी सी, मान लो हम सॉलिड के बारे में चर्चा करें कि हमको कोई सॉलिड मिलाना है। अब उसमें जितना ज़्यादा आप चीनी के कण डालते जाओगे वो उतना ही मीठा होता जाएगा, उसकी विलेयता उतनी ही ज़्यादा क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो आप कह सकते हो कि अगर मोल अंश आप बढ़ाओगे तो मतलब किसको बढ़ा रहे हो, विलेयता को। तो क्या हम यहाँ पर साफ साफ ये चीज़ नहीं कह सकते कि जो हमारा हेनरी नियतांक है मतलब KH, ये आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, विलेयता के, मतलब सॉल्युबिलिटी के। किसके प्रोपोर्शनल होगा आपका, इनवर्सली विलेयता के। मतलब अगर KH की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो विलेयता की वैल्यू हमेशा क्या करेगी बेटा, डिक्रीज करेगी। क्या काम ने,
के एच की वैल्यू अगर इंक्रीज करेगी तो विलेयता की वैल्यू ऑलवेज क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो ये सारी चीज़ें हमको क्या करनी थी, इसमें देखनी है ये चीज़। तो ये था आपका किससे रिलेटेड, हेनरी के नियम से रिलेटेड कुछ बातें। अब यहाँ पर जो चीज़ हमको पढ़नी है, एक दो क्वेश्चंस करेंगे हेनरी के नियम के ऊपर, कैसे क्वेश्चंस आते हैं आपको आइडिया लग जाएगा उसके बारे में। दूसरी चीज़, इस नियम का उपयोग करके हम किस किस जगह पर इसका यूज़ कर सकते हैं, मतलब इस नियम का कह सकते हो अनुप्रयोग कौन कौन सी जगह होगा, या इसकी सीमाएं कौन कौन सी हैं, इसकी लिमिटेशंस क्या क्या हैं। ठीक, तो उन चीज़ों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे आज के वीडियो लेक्चर में। सबसे पहली चीज़ आपके पास ये है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। थोड़ी सी बस बेसिक्स थी आपकी, तो वो बेसिक्स क्या थी कि कोई भी स्लोप जब हम बनाते हैं, मतलब जो हम ग्राफ यहाँ पर बनाते हैं, चाहे जैसा भी हो, आपका ऐसा हो चाहे ऐसे हो, तो उसका जो झुकाव होता है, जो उसकी बेंडिंग होती है, वो हमेशा मानी जाती है tan थीटा के बराबर, जिसकी वैल्यू होती है लंब बटे आधार। अब आप इस लंब पे कौन सा वैल्यू लेकर के चल रहे हो, इस आधार पे कौन सा वैल्यू लेकर के चल रहे हो, उसी चीज़ को फाइंड करके आप उसके बारे में जान सकते हो। जैसे आपने पढ़ा होगा वेग के बारे में, तो वेग में आप देखते हो कि वाई एक्सिस के अराउंड, मतलब इस लंब पर आपका हमेशा लिया जाएगा विस्थापन या स्थिति, इस जगह लिया जाएगा आपका टाइम। तो आपको पता है कि स्थिति अपॉन टाइम बराबर वेलोसिटी, या इस जगह वेलोसिटी ले ली जाए, यहाँ टाइम, तो वेग बटे समय, मतलब आपका क्या हो जाएगा, वो त्वरण हो जाएगा, एक्सीलरेशन इसे बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप ग्राफ की मदद से भी उस वैल्यू को आराम से बता सकते हो कि किसके बारे में कहा गया है या पूछा गया है। ठीक, तो इतनी चीज़ें आपको, थोड़ी सी बेसिक्स थी इस नियम की, हमने आपको क्या किया, बता दिया। अब बढ़ते हैं इसमें आगे और एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के आपको हम समझाते हैं। आइए देखते हैं कि अभी तक आपको इसके बारे में क्या क्या पता चला। चलिए, आप इसको थोड़ा छोटा सा एग्जाम्पल्स भी मान सकते हो या थोड़ा सा क्वेश्चन भी कह सकते हो, जो आपका मन करे वो चीज़, थोड़ी सी समझाने लायक बातें हैं बस। आपके पास ग्राफ में दो लाइंस दी गई, एक्स एक्सिस पर मोल फ्रैक्शन है, मोल अंश है, वाई एक्सिस पर आपका प्रेशर है, मतलब दाब है। आपके सामने दो लाइंस दी गई हैं, ये हमारा किसी एक गैस के लिए मानते हैं ए की लाइन है, ये किसी दूसरे गैस के लिए मानते हैं बी की लाइन है। अब आपसे इसमें पूछा जाए ग्राफ को देखने पर, तो बताओ सबसे अधिक विलेयता कौन सी गैस की होगी, सबसे अधिक विलेयता कौन सी गैस की होगी, ए या बी की, आपको निकालना है इसको। अब आप बताओ कैसे क्या होगा इसमें। देखो, पहली चीज़ अगर देखा जाए, हमने कहा स्लोप के बारे में, तो स्लोप होता है tan थीटा आपका, ये डिवाइडेड बाय इसके बराबर, जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके था, हमारे हेनरी नियतांक के। अब यहाँ पर अगर देखो आप, तो इसकी झुकाव अगर देखी जाए, इसका स्लोप, तो इसको हम लोग मान के चलते हैं क्या, θ1। दूसरी चीज़ अगर इसके स्लोप को देखा जाए, तो इसको मान के चलते हैं हम लोग क्या, θ2। अब आप देखो दोनों में से स्लोप किसका ज़्यादा है, दोनों में से स्लोप किसका ज़्यादा है, दोनों में से स्लोप किसका ज़्यादा है। अगर यहाँ पर देखा जाए आपका, तो देखा जाए तो आप देखो यहाँ पर θ2 आपका इतना है, θ1 आपका इतना है, मतलब अगर ए गैस के लिए देखा जाए तो स्लोप इतना है, और बी गैस के लिए देखा जाए तो स्लोप इतना है, मतलब बी का स्लोप ज़्यादा है और ए का स्लोप क्या है बेटा, कम है। अब इसमें कैसे आप निकालोगे कि ए वाली ज़्यादा विलेय है या बी वाली ज़्यादा विलेय है, कौन सा ज़्यादा विलेय होगा या किसकी विलेयता अधिक होगी। तो आप एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना क्या, कि जो आपकी विलेयता होती है, हमने आपको पहले कहा कि विलेयता आपकी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होती है, हेनरी नियतांक के, किसके, हेनरी नियतांक के। तो अगर विलेयता बढ़ेगी तो हेनरी नियतांक घटेगा, अगर हेनरी नियतांक बढ़ेगा तो विलेयता क्या होगी, कम हो जाएगी। अब देखो, स्लोप आपका ए का कम है, तो जिसके लिए स्लोप ए का कम है, मतलब यहाँ पर के एच की वैल्यू भी क्या होगी, कम। स्लोप के आधार पर ही के एच की वैल्यू निकालते हैं हम लोग। तो स्लोप देखो आप, ए का θ1 जो है ये कम है, तो मतलब के एच की वैल्यू भी क्या होगी यहाँ पर, कम। θ2 के लिए अगर देखी जाए तो स्लोप इतना ज़्यादा है, मतलब के एच की वैल्यू यहाँ क्या होगी, ज़्यादा। तो θ1 के लिए के एच कम है, θ2 के लिए के एच ज़्यादा है। तो इसीलिए अब आपको पता है कि के एच आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है विलेयता का, तो मतलब बी का के एच ज़्यादा है,
तो जब B का KH ज़्यादा है तो अगर A और B में डिफरेंस देखा जाए तो कौन सी ज़्यादा घुलेगी? आप देखो, तो अगर A और B में देखा जाए तो B का KH ज़्यादा है और जिसका KH ज़्यादा होगा तो उसकी विलेयता क्या हो जाएगी? कम। मतलब B की विलेयता कम होगी, A की विलेयता क्या होगी? ज़्यादा। आप ऐसे निकाल सकते हो। या एक तरीका और इसका है, आप क्या करो कि किसी भी पॉइंट पर प्रेशर को फिक्स कर दो। ये प्रेशर की लाइन है, किसी पॉइंट पर प्रेशर को फिक्स कर दो। अब देखो आप, अगर यहाँ से इस B की लाइन को आपका मिलाया जाए यहाँ, तो B का पॉइंट यहाँ आ रहा है, मतलब ये हमारा क्या है? x1। दूसरा, इसी पॉइंट पे अगर A की वैल्यू देखी जाए, इसी पॉइंट पे अगर A की वैल्यू देखी जाए तो वो इतना आ रहा है, मतलब ये हमारा क्या पॉइंट है? x2। तो x1 मतलब मोल अंश अगर पहले का लिया जाए यानी इस B वाले का, तो ये क्या हो रहा है? इतना कम। और अगर x2 देखा जाए A वाले के लिए तो इतना ज़्यादा, मतलब x1 का मोल अंश कम है, x2 का मोल अंश ज़्यादा है। x1 का मोल अंश कम है, x2 का मोल अंश ज़्यादा है। तो जिसका मोल अंश ज़्यादा होगा उसकी विलेयता क्या होगी? ज़्यादा होगी। जिसका मोल अंश ज़्यादा होगा उसकी विलेयता क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो मोल अंश किसका ज़्यादा है? A का। और किसका कम है आपके? तो B का। इसीलिए जिसका मोल अंश ज़्यादा है वो ज़्यादा विलेय होगी, जिसका मोल अंश कम है वो कम विलेय होगी। तो यहाँ पर A की ज़्यादा होगी विलेयता और B की कम होगी विलेयता। इसको हम ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता दिए। अब इन्हीं सब का आइए यूज़ करके आपके सामने करते हैं तकरीबन 2 क्वेश्चन के आसपास, और उन 2 क्वेश्चंस को देखते हैं किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आइए टॉपिक को पढ़ते चलेंगे और उसके सामने न्यूमेरिकल्स को थोड़ा थोड़ा लगाते चलेंगे। तो आइए देखते हैं इसके न्यूमेरिकल्स को। तो आइए देखते हैं रिलेटेड अपने इस क्वेश्चंस को लेकर के हम, जो कि हमारा टोटली डिपेंड है किसके ऊपर? हेनरी के नियम के ऊपर, मतलब हेनरी लॉस के ऊपर। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि H2 जल के लिए KH का मान 5.34 इंटू 10⁻⁷ टॉर है। टॉर जो होती है आपकी वो एक प्रेशर की इकाई होती है, मतलब एक प्रेशर की यूनिट होती है। टॉर, पास्कल, ये सारी चीज़ें क्या हैं आपकी? प्रेशर की यूनिट। आगे कह रहा है कि यदि 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर H2 गैस का विलयन के ऊपर आंशिक दाब 760 टॉर हो तो H2 गैस की विलेयता ज्ञात कीजिए। जल तथा विलयन का घनत्व समान है। तो आपको जो चीज़ यहाँ निकालनी है, क्या निकालनी है? कि H2 गैस की विलेयता निकालनी है, पहली चीज़ तो ये। अब कैसे इस सवाल को लगाएंगे, कैसे यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं आगे एक एक स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले जो चीज़ें स्टार्ट होंगी तो हमेशा कहाँ से स्टार्ट करनी है आपको? सोल्यूशन से या हल को लिख करके, ठीक। अब आगे जब बढ़ोगे आप यहाँ तो क्या होना है इसमें कि आपको जो क्वेश्चन में कह रहा है, तो जो क्वेश्चन में बोला जा रहा है उसके कहने का मतलब क्या है कि आपके पास कोई एक कंटेनर है, उस कंटेनर में जो चीज़ प्रेजेंट है हमारी वो हमारा है जल। मतलब इस पूरे कंटेनर में हमारा क्या भरा हुआ है? जल। और कह रहा है कि इसी जल पर जो आपके H2 गैस का है वो आंशिक दाब इतना है, मतलब इसी जल के ऊपर H2 गैस रखी गई है या छोड़ी गई है, और वो H2 गैस कुछ ना कुछ प्रेशर इस पे क्या कर रही है? लगा रही है। तो इसको घुलने के लिए यहाँ पर H2 के अणु भी होंगे। जहाँ पर H2 का आंशिक दाब दिया गया है, मतलब पार्शियल प्रेशर दिया गया है कितना? तो आंशिक दाब जो हमारा इसका आ रहा है वो कितना आ रहा है? 760 टॉर। दूसरी चीज़, आपको यहाँ पर जल और H2 के लिए KH की वैल्यू दे रखा है, और वो KH की वैल्यू कितनी है आपकी? 5.34 इंटू 10⁻⁷। ये भी किस में है? हमारा टॉर में। तो आपको देखो आंशिक दाब दे रखा है H2 गैस के लिए, तथा KH हमारी वैल्यू दे रखा है जल के लिए और H2 दोनों के लिए, ठीक। अब यहाँ से आपको निकालनी क्या क्या चीज़ें हैं? आपसे पूछ रहा है कि H2 गैस की विलेयता, मतलब इस पूरे विलयन में H2 गैस कितनी मात्रा में घुली है उसके बारे में, मतलब आपको विलेयता बतानी है किसकी?
H2 गैस की। मतलब विलेयता का सीधा कनेक्शन होता है मोल अंश से, तो आपको निकालना है XH2 गैस के लिए। किसके लिए? H2 गैस के लिए। और निकालना पड़ेगा आपको N ऑफ H2, मतलब कितने मोल H2 के प्रेजेंट रहेंगे। तो जितने ज़्यादा मोल प्रेजेंट रहेंगे उतनी ही ज़्यादा विलेयता होगी, या कह सकते हो कि विलेयता जो डिपेंड करेगी वो मोलों के ऊपर ही डिपेंड करेगी। तो आप सांद्रता का पद यहाँ क्या लगाओगे? मोल अंश का हमारा। अब आपको पता है एक चीज कि जो हमारा होता है हेनरी का नियम, ये कहता है कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X के, मतलब कोई ना कोई गैस होगी उसके मोल अंश के। जहाँ से हमने देखा था तो P यहाँ पर इक्वल टू का साइन, आगे हमारा KH आया था और X। अब आप देखो तो प्रेशर जो लगा रहा है वो H2 गैस है, KH आपका, X जो आपको निकालना है वो भी किसके लिए निकालनी है? H2 गैस के लिए। अब यहाँ से अगर आप देखो तो अगर आपको इस KH की वैल्यू को इधर ट्रांसफर करना हो तो हमने कहा था कि KH बराबर आपका क्या आ जाएगा? P/X। बट आपको निकालना है X ऑफ H2, मतलब मोल अंश निकालना है H2 गैस के लिए, तभी विलेयता पता चलेगी। तो यहाँ से अगर इस X को हमको निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? तो X बराबर हमारा कितना हो जाएगा? P/KH। ये हमारा इतना इक्वेशन आएगा। अब यहाँ से सबकी वैल्यू रखो, तो हमको निकालनी है H2 की मोल अंश। तो यहाँ से जब हम मोल अंश को निकालेंगे तो कैसे? P की वैल्यू जो आई है हमारी, आंशिक दाब कितना है इसका? 760 है, डिवाइडेड बाई KH की वैल्यू तो 5.34 इंटू 10⁻⁷, ये इतना आएगा। अब यहाँ से 10⁻⁷ जब ऊपर जाएगा तो किस में चला जाएगा? ये माइनस में। ये 10⁻⁷ ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा? माइनस में। और इन दोनों को सॉल्व करने पर हमारा कौन सी वैल्यू आएगी? यहाँ से पॉइंट हटेगा तो ऊपर 2 0 और लग जाएगा, मतलब 76000 इंटू 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई 534। इन दोनों को डिवाइड कीजिए और बताइए कितना आएगा। तो यहाँ से जो इसका डिवाइडेशन आएगा, जो इसका आंसर आएगा हमारा, वो आएगा 143.2 इंटू 10⁻⁷। ठीक, ये इतनी वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? इसकी। अब ये वैल्यू है किसकी? तो ये वैल्यू हमारी है X ऑफ H2, मतलब आपके X की वैल्यू का मोल अंश अगर देखा जाए तो H का आपका मोल अंश यहाँ क्या हो गया है? फाइंड आउट हो गया है। अभी आपको मोल निकालने हैं। तो किसी भी चीज़ का मोल निकालने के लिए हम क्या करते थे कि अगर हमको मोल अंश लिखना है H2 का, तो मोल अंश कैसे लिखते थे हम? कि जो निकालना है उसका मोल डिवाइडेड बाई बिलियन के कुल मोल, जो निकालना हो उसका मोल डिवाइडेड बाई कुल मोल। अब कुल मोल में है क्या क्या? जल है और H2 है हमारे पास। अब यहां से अगर आपको निकालना हो X ऑफ H2, तो आपको पता है मोल अंश को कैसे लिखते हैं? ऊपर आपके हो जाएगा विलेय का मोल, तो विलेय यहाँ पर गैस है हमारी, तो मतलब N ऑफ H2 इसके मोल डिवाइडेड बाई विलेन के कुल मोल। तो कुल मोल में कौन कौन है? एक तो H2 होगा, दूसरा साथ में है पानी। यहाँ क्या है? पानी, मतलब H2O। तो ये हो जाएगा हमारा किसका? मोल अंश। अब यहाँ से आप एक चीज़ का ध्यान दो, तो जो हमारी वैल्यू आई है मोल अंश की H2 की, ये देखो इतने पॉइंट इतने इंटू 10⁻⁷, मतलब ये वैल्यू बहुत कम आई है। कितनी? बहुत कम आई है। तो जब विलयन में यहाँ पर ये कोई गैस घुलेगी, आपकी जो हाइड्रोजन गैस है, तो ये जब घुलेगी इस विलयन में, तो मतलब यहाँ पर अगर इसके मोल को देखा जाए या इसकी वैल्यू जो आई इसको देखा जाए तो बहुत ही कम, मतलब विलय की मात्रा बहुत कम हो जाएगी, विलय क्या होगा? बहुत ज़्यादा। विलय की मात्रा कम हो जाएगी, विलय क्या होगा? बहुत ज़्यादा। तो आप कह सकते हो यहाँ से कि जो हमारा N ऑफ H2 है ये बहुत कम है, किससे? N ऑफ H2O से। तो यहाँ से इसकी वैल्यू को हम लोग क्या मान लेंगे? नेगलेक्ट मान लेंगे, मतलब नगण्य मान लेंगे। मतलब यहाँ से इसकी वैल्यू को हम नगण्य मान लेंगे। अब क्या करोगे आप? तो यहाँ से जो हमारा X ऑफ H2 आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा?
n ऑफ H2 डिवाइडेड बाई n ऑफ H2O, क्योंकि हमने इसकी वैल्यू को क्या मान लिया बच्चा, नगण्य मान लिया, इसीलिए। ठीक, तो इसकी वैल्यू यहाँ से हट जाएगी, सिर्फ किसकी वैल्यू आएगी, आपके पानी की। अब NH2 आपके पास तो ये आया है, NH2 आपके पास ये आया है। अब जो आपके पास आया है इसी में से आपको निकालना है इस पानी का। तो कैसे आप निकालोगे यहाँ पर पानी का? पहली चीज तो आप देखो कि XH2 हमको मिला था, तो हमने कहा कि विलेय के मोल बटे विलेन के कुल मोल, जहां से हमारा NH2 नगण्य हो गया। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू -7 मतलब बहुत कम आ रही है। अब XH2 आपका है, ये NH2 है, नीचे आपका H2O है, मतलब मोल अंश है H2 का, जिसकी वैल्यू आपके सामने यहाँ आ चुकी है। मोल निकालना है हमको H2 का, इसको फाइंड आउट करना है, और नीचे कह रहा है कि मोल बताओ H2O का। तो आप एक चीज ध्यान रखो यहाँ कि साइड में कोई चीज करेंगे आप थोड़ा सा, तो क्या होगा, H2O का मोल आप जरा निकाल के बताओ कितना आएगा यहाँ से। तो H2O का मोल अगर हम निकालें यहाँ से, इधर कर दे रहे हैं किनारे, H2O का मोल आपको जब निकालना पड़ेगा, तो अगर इसकी वैल्यू कुछ ना दी हो, वॉल्यूम वगैरह ग्राम वगैरह कुछ ना दिया हो, तो हमेशा आप मान के चलोगे कि पानी की वैल्यू कितनी है बच्चा, 1 लीटर। अब 1 लीटर में आपका होता है कितना, 1000 ml। अब 1000 ml में भी अगर देखा जाए तो इस वैल्यू को हम मोल में बराबर लिख सकते हैं किसके, 1000 ग्राम के। मतलब पानी हमारे पास कितना है, 1000 ग्राम। अब यहाँ से आपको पता है कि जो मोल होता है ये बराबर होता है वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट के। तो वेट हमने कितना माना यहाँ पर, 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर वेट जो होता है पानी का 18। तो इसको जब आप डिवाइड करोगे तो 55 पॉइंट कितना आएगा, 5। कितना आएगा, 55.5। मतलब H2O का मोल आपके पास क्या हो गया, मिल गया। आपके पास मोल अंश है H2 का। अब निकाल सकते हो आप क्या, कि जो आपका NH2 है, मतलब मोल निकालना है H2 का ये। तो कैसे निकालोगे यहाँ से, अगर हम इस NH2 को इधर कर लेंगे तो ये वैल्यू मल्टीप्लिकेशन से किसमें, सॉरी डिवाइड से किसमें चली जाएगी, मल्टीप्लिकेशन में। तो हो जाएगा x ऑफ H2 इंटू n ऑफ H2O। x ऑफ H2 आपके सामने वैल्यू आई है 143.2 इंटू 10⁻⁻7 मल्टीप्लाइड बाई NH2O आपके सामने अभी आया 55.5, और ये वैल्यू हमारी आ जाएगी किसकी, NH2 की। तो ये आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका यही हो जाएगा फाइनल आंसर। क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। अब देखो एक बार आपको फिर से हम रिवाइज कर दे रहे हैं इसको। हमने कहा कि KH की वैल्यू दे रखा है H2 और जल के लिए इतनी। यहाँ पर इस जल में हमको मिलानी है H2 गैस। इस जल में आपको मिलानी है क्या, H2 गैस। तो H2 गैस को आप जब मिलाओगे तो इस पूरे विलयन में H2 के भी कुछ ना कुछ अंश यहाँ पर उपस्थित होंगे। तो आपको क्या करना है कि विलेयता ज्ञात करनी है। विलेयता कैसे ज्ञात करोगे आप, हेनरी के नियम के द्वारा। क्यों, क्योंकि गैस मिलाई जा रही द्रव में, और जब गैस की बात द्रव में आएगी तो वहां कौन सा नियम लगेगा, हेनरी का नियम। अब इस हेनरी के नियम में आप देखो तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, मोल अंश के। जहां से ये साइन हटेगा तो KH आएगा आपका हेनरी नियतांक, जहां पर KH की वैल्यू इसने दे रखी है। अब यहाँ से अगर P की वैल्यू देखी जाए तो P की वैल्यू भी आपके सामने यहाँ दे रखी है। कितनी दे रखी है, 760 टॉर। अब यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा जो हमारा मोल फ्रैक्शन H2 का वो आएगा 143.2 इंटू 10⁻7, और ये हमारा क्या आया है, मोल अंश H2 का। अभी आपको निकालना है मोल H2 का। तो कैसे निकालते हो आप मोल, तो मोल अंश लिखने के लिए हम लिखते हैं क्या, कि ऊपर जो निकालना है उसके मोल बटे में कुल मोल, जो निकालना है उसके मोल बटे में कुल मोल। तो कुल मोल निकालने के लिए यहाँ पर अगर आप देखो तो NH2 हमारा जो है, मतलब आपके सामने यहाँ अगर देखा जाए तो देखो H2 का मोल अंश कितना आ रहा है, बहुत ही कम। वैल्यू किसमें आ रही है, -7 में, मतलब बहुत कम। तो यहाँ से इसकी वैल्यू को हम क्या मान सकते हैं, नगण्य। जब इसको नगण्य मानोगे तो क्या हो जाएगा आपका, कि मोल अंश H2 बराबर H2 के मोल बटे वाटर का मोल, यानी आपके जल का मोल। अब यहाँ से हमको निकालना है किसका, H2 का मोल। H2 का मोल निकालने के लिए इसको पक्षांतर इधर करोगे तो ये दोनों वैल्यूज आपकी मल्टीप्लिकेशन में चली जाएंगी। XH2 की वैल्यू आपके पास आई है
बचा आपके जल का मोल। तो जल हमेशा स्टैंडर्ड कंडीशन में लिया जाता है 1 लीटर के आसपास, जिसे अगर लीटर में ml में लेकर के आओ चेंज करने के लिए तो 1000 ml, यही हमारा ग्राम के बराबर होता है। तो हमने निकालना मोल वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। 1000 ग्राम में 18 होता है इसका मॉलिक्यूलर मास, डिवाइड करने के बाद आया 55.5, और इसी दोनों को मल्टीप्लिकेशन करवा दो, आपका क्या आ जाएगा आंसर। तो ये था हमारा कौन सा, हेनरी के नियम के ऊपर पहला क्वेश्चन। अब आइए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद क्लास को वाइंड अप करेंगे, ठीक। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारे इसी टॉपिक का। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है देखो कि 298 केल्विन का टेम्परेचर है, जिस पर जल में N2 गैस की विलेयता के लिए हेनरी नियतांक का मान 1.0 इंटू 10⁵ एटमॉस्फेरिक है। वायु में N2 का मोल प्रभाव 0.8 है। 298 केल्विन तथा 5 एटमॉस्फेरिक दाब पर 10 मोल जल में वायु में घुली N2 के मोलों की संख्या कितनी होगी। देखो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। पहले जो चीज़ें आपको गिवन हैं उसके बारे में आइए देखते हैं क्या क्या चीज़ें। जैसे अगर यहाँ देखा जाए तो फिर से वही चीज़ें, सॉल्यूशन को लिखेंगे हम लोग। तो सॉल्यूशन में अब आपसे कह रहा है ये क्या कि कोई एक पात्र में आपको फिर से जल दिया गया है। अब इस जल में हवा घोली गई है। हवा मतलब वायु आपकी क्या की गई है, घोली गई है। तो जब इसमें वायु घोली गई है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वायु के मोल होंगे। उसी वायु में कह रहा है कि एक गैस प्रेजेंट है N2, मतलब नाइट्रोजन गैस। देखो बच्चा यहाँ आपको साफ साफ वायु दिया है, वायु में N2 का मोल प्रभाव जितना है, मतलब इसी वायु में बहुत सारी गैसें हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, ऑक्सीजन हो सकती है, नाइट्रोजन हो सकती है, कोई भी गैसें हो सकती हैं। तो उसी गैस में एक गैस प्रेजेंट है, कौन सी, आपकी नाइट्रोजन, जहां पर इस नाइट्रोजन का मोल प्रभाव आपको दिया गया है, मतलब मोल प्रभाव मतलब x, और x ऑफ N2 आपको दिया गया है, कितना दिया गया है, 0.8। इतनी बातें क्लियर हुई। आपको पूरी वायु यहाँ पर दी गई है, मतलब इस कहीं जगह पर ये पूरी की पूरी हवा भरी हुई है। अब उस हवा में एक गैस और प्रेजेंट है, कौन सी, N2, और उस N2 का मोल प्रभाव दिया गया है 0.8। इतनी बातें क्लियर हुई। आगे जब इसमें देखो तो कह रहा है कि N2 गैस के लिए हेनरी नियतांक का मान। अब इन्होंने इसी के लिए हेनरी नियतांक मतलब आपको KH की वैल्यू दे रखी है, कितना, 1.0 इंटू 10⁵ एटमॉस्फेरिक, कितना, 1.0 इंटू 10⁵ एटमॉस्फेरिक। ठीक है, ये हो गया आपके पास। अब कह रहा है कि 298 केल्विन तथा 5 ATM पर, मतलब 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर 10 मोल जल में, आपको जल के मोल दे रखा है, मतलब मोल ऑफ H2O कितना है आपके पास, 10 मोल। दूसरी चीज प्रेशर दे रखा है, तो प्रेशर इन्होंने जो दे रखा है आपका आंशिक दाब, वो दे रखा है 5 एटमॉस्फेरिक। इतनी सारी चीजें आपको क्या है बच्चा, गिवन है। ठीक, अब कह रहा है कि जल में वायु में घुली N2 के मोलों की संख्या, मतलब यहाँ जो पूरी हवा इस जल में मिली है, यहाँ पर जो पूरी की पूरी हवा इस जल में मिली है, तो उस हवा में उपस्थित N2 के मोल की संख्या कितनी होगी। मतलब आपको जो भी गैसें हो किसी से मतलब नहीं, सिर्फ क्या निकालना है, N2 गैस, जिसका मोल प्रभाव आपको यहाँ पर दिया गया है। तो देखो अगर पूरा प्रेशर आप देखो, क्या चीज है, इस पूरी वायु का अगर आप प्रेशर देखो तो इस पूरी वायु का जो प्रेशर है वो कितना आ रहा है बेटा, 5 एटमॉस्फेरिक। ठीक है, क्या इस पूरी वायु का प्रेशर कितना आ रहा है, 5 एटमॉस्फेरिक। देखो 5 ATM दाब पर 10 मोल जल में वायु में घुली। अब 5 ATM दाब पर वायु पूरी की पूरी प्रेशर जो लगा रही है 5 एटमॉस्फेरिक लगा रही है। अब आपको ये तो दिया नहीं गया कि ये N2 का प्रेशर है, ये पूरी वायु का प्रेशर है।
तो पूरी वायु के प्रेशर में आपको सिर्फ किसका चाहिए, N2 का। मतलब उस पूरी हवा में ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, आर्गन हो, नियान हो, कुछ भी हो, किसी चीज से मतलब नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ किसकी वैल्यू चाहिए, N2 की। तो इस पूरी वायु का जो आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया गया है वो कितना है, 5। तो इसी 5 में से अब आपको निकालना पड़ेगा पहले कि N2 का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना आएगा। N2 का मोल आपके पास है, मोल अंश है आपके पास, और आपके पास आंशिक दाब है पूरी वायु का। तो इसी पूरी वायु से आपको इस N2 का कितना यहाँ पर आंशिक दाब लगेगा, यानी ये N2 गैस इस विलयन पर कितना प्रेशर लगाएगी, वो आपको पहले निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक नया नियम आएगा आपके सामने। तो यहाँ पर जो नियम आएगा वो आएगा आंशिक दाब का नियम, जो कि प्रस्तुत किया था डाल्टन ने। तो लिखोगे आप पहली लाइन, डाल्टन के आंशिक दाब के नियम से, आंशिक दाब के नियम से एक एक स्टेप बच्चा करते चलेंगे ताकि इसमें कोई भी तरह की दिक्कत हमारी ना हो। तो कौन सा पोर्शन किस जगह कैसे आएगा, सारी चीजें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। क्या अब यहाँ पर जो हमारे डाल्टन के आंशिक दाब का नियम लगेगा, तो वो जो नियम लगता है वो आपका लगता है कि जिस गैस का आंशिक दाब निकालना हो, मतलब गैस का आंशिक दाब, गैस का आंशिक दाब, इनका एक सूत्र होता है डाल्टन के दाब के नियम का। तो जो गैस का आंशिक दाब होगा वो गैस का मोल अंश, गैस का मोल अंश या गैस का मोल प्लस गैस का मोल इनटू जो आपका कुल दाब दिया गया हो उसको। अब ये क्या है, आपका P टोटल है, मतलब पूरी वायु का, और निकालना किसका है, सिर्फ आपको N2 का। तो यहां पर हो जाएगा कुल दाब। तो डाल्टन का जो आंशिक दाब का नियम होता है, इससे क्या निकाला जाता है बच्चा, इस नियम का एक ही प्यारा सा मतलब है, क्या कि अगर आपके पास पूरा का पूरा प्रेशर दिया गया हो और उस प्रेशर में से प्रेशर को एक चीज के लिए निकालना हो या किसी एक वैल्यू के लिए आपको उसका प्रेशर निकालना हो, तब ये नियम लगाया जाता है। आंशिक दाब आपको निकालना है किसका, नाइट्रोजन का, जहां पर आपको गैस का मोल दिया गया है, ये है, इनटू में कुल दाब, ये भी है आपका। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो गैस का आंशिक दाब मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 निकालना है, ये किसके बराबर आ जाएगा, गैस का मोल अंश। तो मोल अंश यहाँ पर कितना है, 0.8 इंटू कुल दाब कितना है आपके पास, 5 एटमॉस्फेरिक। तो यहाँ से पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 जो आएगा आपके पास, ये कितना आ जाएगा, 4। कितना आएगा बच्चा, 4 आएगा। जब आपके पास मोल अंश दिया गया है इतना, आपके पास आंशिक दाब आ गया इतना, अब आप यहाँ से मोलों की संख्या आसानी से क्या कर सकते हो, निकाल सकते। अब यहाँ से आगे जब इस इक्वेशन को हम बढ़ाएंगे तो कैसे लगाओगे आप, किसी भी गैस का अगर हमको मोल अंश निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, उसी का पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाय हेनरी नियतांक। जिसका मोल निकालना रहे उसी का पार्शियल प्रेशर बटे हेनरी नियतांक। ये भी पीछे हमने किया था कि हमने प्रेशर इधर किया था मोल अंश को, तो हमारा प्रेशर उधर चला गया था, हेनरी नियतांक डिवाइड में आया था। तो जिसका निकालना हो उसका प्रेशर, तो x ऑफ N2 यहाँ पर आएगा आपका क्या, Pn2 कितना आया हमारे पास, 4। हेनरी का नियतांक कितना दिया गया है क्वेश्चन में, तो ये आपके पास है 1.0 इंटू 10⁻⁵। अब इस 10⁻⁵ को आप चाहो तो ऊपर ले जा सकते हो। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, x ऑफ N2 इज इक्वल टू, पॉइंट हटेगा तो ऊपर 0 आ जाएगा, या पॉइंट हटाने के बाद 1 ही रह जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये 4 इंटू 10⁻⁵। ये हमारा क्या आ जाएगा, अगर देखो आप तो मोल हमारा आ जाएगा किसका, मोल अंश N2 गैस का कितना आया हमारा, 4 इंटू 10⁻⁵। क्या आएगा, 4 इंटू 10⁻⁵। अब देखो यहाँ पर
टोटल दिया गया है 10 मोल जल। अब 10 मोल जल में दिया है तो आपको प्रति मोल निकालने के लिए कोई भी चीज़ कितने मोल में निकालनी रहती है, 1 मोल में। तो ये तो आपका आया पर मोल मतलब 1 मोल। अब 1 मोल में कितना प्रेजेंट रहेगा, इतना। आपको निकालना कितने में है, 10 मोल में। तो कुछ नहीं करना है, ये आपका प्रति मोल आया है, ये आपका प्रति मोल में आया है, मतलब 1 मोल में आया है। ये आपका प्रति मोल में आएगा मतलब 1 मोल में आएगा। जो वैल्यू यहाँ मोल की आई, कितने में आई है, वो 1 मोल में। और अब आपके पास दिया कितना गया है, 10 मोल जल। तो 1 मोल जल में घुली, ये इतनी मात्रा इसकी कितनी हो जाएगी, ये इसकी मात्रा हो जाएगी 1 मोल जल में घुली N2 का मोल अंश। ये आपका 1 मोल जल में घुला N2 का मोल अंश हो जाएगा। आपको 10 मोल में निकालना है, तो यहां से हो जाएगा 10 मोल, अतः 10 मोल जल में घुली N2 का मोल अंश। N2 का मोल अंश या मोलों की संख्या आपको निकालनी है, तो N2 का मोल अंश ये कितना हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। 1 मोल में इतना है तो 10 मोल में क्या हो जाएगा, 10 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻5। 10 चौक कितना हो जाएगा, ये 40 इंटू 10⁻⁻5। ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका मोल अंश। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर बच्चा सेकंड। फिर से एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं। आपके पास बहुत सारी हवा दी गई थी, उस हवा का विलेयता बतानी थी हमको, लेकिन उस हवा में बहुत सारी गैसें थी। बहुत सारी गैसें होने के बावजूद इन्होंने सिर्फ किसका पूछा हमसे, N2 का। अब यहाँ पर N2 का जो मोल प्रभा जिन्होंने दे रखा है 0.8 है। KH की वैल्यू इन्होंने दे रखी है इतना आपका। इन्होंने कहा है कि जल का मोल दे रखा है 10 मोल। टोटल प्रेशर दे रखा था 5 एटमॉस्फेरिक। अब सबसे पहली चीज, जब तक प्रेशर आपका आएगा नहीं यहाँ पर, किसका, जिसका निकालना है उसका, तब तक ये हेनरी का नियम लगेगा नहीं। तो प्रेशर पहले उस चीज का निकालो आप जो चीज पूछी गई है। तो यहाँ तो कुल तो 5 हो गया, लेकिन ये 5 है किसका, पूरी वायु का। बताना किसका है हमको, सिर्फ N2 का। तो इस पूरी वायु में डाल्टन का आंशिक दाब का नियम लगाएंगे कि गैस का जो मोल अंश जिसका निकालना हो इंटू में कुल दाब। तो मोल अंश कुल दाब 4 आ जाएगा। मतलब आंशिक दाब अगर N2 का पूछा जाए तो कितना आएगा, 4 एटमॉस्फेरिक। फिर हमने कहा किसी चीज का मोल अंश हमेशा बराबर होगा उस पे लगे आंशिक दाब बटे में हेनरी नियतांक के बराबर। जहां से अगर हमको देखना हो तो हमारे पास आंशिक दाब आया 4 बटे में हेनरी नियतांक इतना। अब इन दोनों को सॉल्व करने के बाद वैल्यू आई हमारे पास इतनी। अब जो ये वैल्यू आई है, ये आई है बच्चा 1 मोल के लिए। मोल प्रभाज का मतलब क्या होता है, मोल अंश। आपको पता है कि मोल का मतलब या आपको पता है कि मोल अंश का मतलब क्या होता है, कि जो दिया गया कुल मोल होगा XA प्लस XB बराबर कितने के आएगा, 1 के। तो ये तो आपका 1 मोल के लिए हो गया। आपको पूछा किसने में है, 10 मोल में पूछा है। तो 1 मोल में अगर इतना है तो 10 मोल में कितना हो जाएगा, इतना गुणे 10। टोटल आएगा 40 गुणे 10 की घाते -5। तो ये हमारा हो जाएगा मोल अंश इसका, किसका, N2 गैस का। तो ये था हमारा आज का 2 क्वेश्चन और हेनरी के नियम से रिलेटेड का आगे का टॉपिक थोड़ा सा। तो आई होप कि आपको आज का ये सारा का सारा वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। जहाँ कहीं भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। उसको अगले क्लास में आपको क्या कर दिया जाएगा, थोड़ा सा सॉल्व कर दिया जाएगा, थोड़ा सा रिवाइज कर दिया जाएगा। आपको वीडियो अगर थोड़ी सी हेल्पफुल लगी हो, आपको समझ में आया हो, प्लीज़ इसको एक लाइक कीजिएगा। और अगर चैनल पर आप हमारे पहली बार आए हैं अपने इस आदर्श एजुकेशनल टॉनिक प्लेटफॉर्म के ऊपर, फर्स्ट टाइम अगर आप आए हैं, फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया है, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। आपके शेयरिंग से, आपके कमेंट से, आपके लाइक से हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आपके लिए कुछ ना कुछ क्या करते हैं, कर पाते हैं। तो मिलेंगे आपसे हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लेकर के एक कोई और प्यारी सी क्लास, जहाँ पर आपको समझाएंगे केमिस्ट्री का थोड़ा सा और क्या फंडा।
चाहे वो क्लास 11th का होगा या फिर 12th का। तो आज तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते मस्त रहिए, अपनी पढ़ाई में हमेशा व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।